नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में एमपी पीएससी 2020 का जो पाठ्यक्रम है उसको यहाँ पे हम पूर्ण कर रहे हैं इस सीरीज में। और इसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र यानी मुख्य परीक्षा के तीसरे प्रश्न पत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की इकाई 1 यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। और इससे संबंधित मैं आपको बता दूं कि हमने जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो है कार्य बल, ऊर्जा, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो प्रकाश है। प्रकाश के कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं और ये अगला लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम प्रकाश से संबंधित सारा जो जो टॉपिक है इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद बच्चों का ऊष्मा के खत्म होने के बाद ऊष्मा के तीन या चार लेक्चर आएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये भी। और यदि हम एक वीडियो की लेंथ यदि ज़्यादा करेंगे तो आपको भी समस्या होगी, इसलिए इसके 3 या 4 लेक्चर के आसपास आएंगे। तो 3 या 4 लेक्चर के बाद ये इकाई आपकी पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पूर्णतः हम इसे कवर कर लेंगे। और कुछ टॉपिक्स बचे जैसे वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य, ये भी हम इससे संबंधित यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। कि वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य मैंने यहाँ पे छोड़ा था, तो हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे इसमें ऊष्मा वाले जो टॉपिक है उसमें, ठीक है। ऊष्मा के लास्ट वाले जो तीन लेक्चर्स आएंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। तो और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करने के लिए हमें इसका अभ्यास आवश्यक है, और अभ्यास हमारे द्वारा यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है। यहाँ पे डेली हमारे द्वारा प्रश्न डाले जाते हैं और प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा लिखना होता है, और उसकी समीक्षा हम डेली रोजाना बेसिस पे हम यहाँ पे करते हैं। आपका प्रश्न कितना सही है और कितना गलत है या कितना में सुधार की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और बाकी लेक्चर्स यदि आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से आसानी से जो पहले के कवर हो चुके जो लेक्चर है उनको देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे। प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। लेंस संबंधित उत्तल लेंस, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करने के नियम, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, उत्तल लेंस की अभिसारी और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया रहती है, उसको हम देखेंगे। लेंस की क्षमता और मानव नेत्र और दृष्टि, ठीक है। ये टॉपिक्स आज के हमें डिस्कस करने के।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस। इसको हिंदी में भी लेंस बोलते हैं और अंग्रेजी में भी इसे लेंस बोलते हैं, ठीक है। लेंस वह पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा पृष्ठ समतल होता है, ठीक है। यहाँ पे लेंस का एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय, ये देखिए दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं, या फिर एक पृष्ठ गोलीय होगा और एक समतल होगा, ठीक है, या फिर दूसरा समतल होगा एक गोलीय होगा, इस प्रकार ये हो सकता है, ठीक है। ये एक समतल एक गोलीय, एक समतल एक गोलीय, या फिर दोनों जो पृष्ठ है इसके गोलीय हो सकते हैं। ये पृष्ठ उत्तल या अवतल हो सकते हैं, ठीक है। उत्तल या अवतल क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। लेंस में प्रकाश की अपवर्तन की घटना प्रदर्शित होती है, ठीक है। कौन सी घटना प्रदर्शित होती है लेंस में? प्रकाश की अपवर्तन की घटना। किसी लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी क्षमता, ध्यान से देखिए यहाँ पे, किसी लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी क्षमता, लेंस के पदार्थ, प्रयुक्त प्रकाश के रंग, दूसरा लेंस के दोनों ओर के माध्यम, ये तीसरा, और वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, ये हो गया चौथा, ठीक है। किस किस पे? फोकस दूरी तथा उसकी क्षमता, लेंस के पदार्थ, प्रयुक्त प्रकाश के रंग, लेंस के दोनों ओर का माध्यम और वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, इन चार चीजों पे निर्भर करती है। चार चीजों पे क्या निर्भर करती है? फोकस दूरी और उसकी क्षमता, ठीक है। ये चार चीजों पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे देखते हैं हम, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, ठीक है। मुख्य प्रकार के दो होते हैं, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इंग्लिश में उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसके भी तीन प्रकार होते हैं, उत्तल के और अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, जानेंगे अगली स्लाइड में। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या होता है देखते हैं। ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं। ये मध्य में मोटे, ये मध्य वाला भाग है इस वाले, ये लेंस का देखिए, ये लेंस है कोई, ये लेंस है, यहाँ पे दिए गए चित्र में लेंस है, ये मध्य में मोटे होते हैं, ठीक है, तथा किनारों पे पतले हो जाते हैं, ये पतले हो गए। मध्य में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस किससे कहते हैं पता चल गया। ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित कर देते हैं। अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित मतलब एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। अभिसारित मतलब इकट्ठा, और एक शब्द होता है अपसारित। अपसारित यानी फैलाना, अपसारित यानी होता है फैलाना, ये होता है अवतल लेंस में। ये हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपसारित मतलब एक जगह एकत्रित कर देना, ये होता है इसका मतलब। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जल में वायु को बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। और यहाँ पे देखते हैं उत्तल लेंस के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस के यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस। एक होता है उभय उत्तल लेंस यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसमें दोनों पृष्ठ जो होते हैं उत्तल होते हैं। इस तरीके का होता है, ये देखिए, ये दोनों जो पृष्ठ होंगे वो उत्तल होंगे। और दूसरा है समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, ठीक है, समतल और उत्तल लेंस। ये इसका हम यदि इसको तोड़े इस शब्द को तो समतल उत्तल लेंस होगा। तो इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक पृष्ठ उत्तल तथा एक प्रश्न यहाँ पे उत्तल होगा तथा दूसरा प्रश्न यहाँ पे समतल होगा। एक प्रश्न यहाँ पे उत्तल हो गया, दूसरा ये हो गया समतल, ठीक है, समतल, ये इस प्रकार। तीसरा यहाँ पे उत्तला अवतल लेंस, उत्तला अवतल लेंस यानी उत्तल और अवतल लेंस का सम्मिश्रण है। यहाँ पे उत्तल और अवतल, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, तीनों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। उभय उत्तल यानी दोनों यहाँ पे दोनों पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल यानी समतल और उत्तल हो, समतल और उत्तल लेंस हो, ये इस प्रकार का चित्र बनेगा, समतल और ये उत्तल, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पे है उत्तलावतल, उत्तला अवतल यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों लेंस को यहाँ पे मिक्स करके बनाया गया। एक पृष्ठ यहाँ पे उत्तल होता है तथा दूसरा पृष्ठ यहाँ पे अवतल होता है, इस प्रकार की आकृति बनती है, ठीक है। ये हो गया उत्तल हो जाएगा ऐसा वाला, यहीं पे देखिए, ये हो जाएगा उत्तल और ये हो जाएगा अवतल, ठीक है, ये अवतल हो जाएगा और ये हो जाएगा उत्तल, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस के तीनों प्रकार हमने देख चुके हैं। आगे अवतल लेंस पढ़ेंगे।
कॉनकेव लेंस इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे लेंस जो मध्य में पतले एवं किनारों पर मोटे होते हैं। मध्य में पतले हो गए यहाँ पे, ठीक है, मध्य में हो गए पतले और किनारों पे ये हो गए मोटे। ठीक उत्तल लेंस का उल्टा, उत्तल लेंस में क्या हो रहा था, उत्तल लेंस में ये हो रहा था कि यहाँ पे मध्य में मोटे थे और किनारों पे ये पतले थे, लेकिन अवतल लेंस में क्या है, ये किनारों पे मोटे हैं और मध्य में पतले। ये लेंस अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो लेंस रहते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। यह लेंस अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से दूर विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, दूर मतलब फैला देते हैं, और इस कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेंस। ये फैला देते हैं, अपसारी मतलब आप ये समझिए वो फैला देते हैं, ठीक है। वो जो आती क्या वहाँ पे अनंत से आने वाली जो किरणें रहती है उसको फैला देते हैं। अभी हम जब इसके फॉर्मेशन पढ़ेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस में, तो उसको मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे अपसारी और ये था अपसारी और अभिसारित, ये दो क्वालिटीज क्या है, ठीक है। उत्तल लेंस निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सॉरी यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये एक तो होता है लेंस होते हैं दो प्रकार के, और ये उत्तल लेंस होते हैं तीन प्रकार के, और अवतल लेंस होते हैं तीन प्रकार के। इन दोनों के फिर से तीन प्रकार हैं। यहाँ पे हम उत्तल लेंस के तीन प्रकार देखेंगे। उभय अवतल लेंस यानी उभय अवतल लेंस, यानी दोनों तरफ की जो पृष्ठ है वो अवतल होंगे इस प्रकार से, ठीक है। और समतलावतल लेंस यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसे प्लेनो कॉनकेव लेंस, यानी एक प्लेन होगा और एक होगा कॉनकेव, यानी एक अवतल होगा। तीसरा है उत्तलावतल लेंस, इसमें एक पृष्ठ अवतल होता है तथा दूसरा पृष्ठ होता है उत्तल, ठीक है। एक पृष्ठ अवतल होगा और ये दूसरा पृष्ठ हो जाएगा उत्तल। तो ये अवतल लेंस के तीन प्रकार हो गए, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लेंसों का यूज हम करते हैं माइक्रोस्कोप में, यानी सूक्ष्मदर्शी में। हम जो डेली लाइफ में चश्मे यूज करते हैं उसमें हम करते हैं। और ये है दूरबीन, इस दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसके जो यूजेस है हम लेंसों का हम करते हैं, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं आपको, जो मैं अभी बताने वाला था, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया ये क्या होती है ये हम देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस में यह विशेषता होती है कि वह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, ठीक है। उत्तल लेंस में ये गुण होता है कि वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। अभिसारित या उससे क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है। इसे अन्य भाषा में बोलेंगे, यानी अन्य भाषा में अन्य शब्दों में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारित कर देता है, ठीक है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस इसे बोलेंगे। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तल वाली कंडीशन में क्या हुई, ये किरणें आ रही है, ठीक है, ये किरणें आ रही है, ये क्या कर रहा है, ये एक जगह एकत्रित कर दे रहा है, ठीक है, एक जगह एकत्रित कर दे रहा है। ये किरणें आई एकत्रित कर दिया, ये किरणें आई फिर एकत्रित कर दिया, ये किरणें आई फिर एकत्रित कर दी, ये किरणें आई एकत्रित कर, यानी एकत्रित कर दे रहा है, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या कर दे रहा है, एकत्रित कर दे रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अभिसारित या अभिसारित बोलेंगे। ये जो क्रिया हो रही है अभिसारित हो जाएगी। और यहाँ पे अभिसारी लेंस इसको बोलेंगे, इस लेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस। यहाँ पे ये जो कर रहा है, ये घटना जो कर रहा है, ये क्रियाएं जो कर रहा है उसको बोलेंगे अभिसारित, ठीक है। या ये जो प्रक्रम हो रहा है यहाँ पे उसको बोलेंगे अभिसारित, या फिर जो इकट्ठा कर रहा है उसको बोलेंगे अभिसारित, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखिए, ये इकट्ठा कर दे रहा है तो ये अभिसारित होगा, ठीक है। ये इकट्ठा कर दे रहा है तो उसको बोलेंगे अभिसारित, ठीक है, अभिसारित। समझ में आ गया आपको। और ये अभिसारी लेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है। यही जो ये लेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में ये गुण होता है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। यहाँ पे देखिए, ये अवतल लेंस है, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। अतः अवतल लेंस को अपसारी लेंस या डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस या डाइवर्जेंट लेंस ये कहते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको फैला दे रहा है, ये फैला दे रहा है, ठीक है। ये किरणों को ये फैला दे रहा है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। इस लेंस को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस, ठीक है, ये बोलेंगे। अब ये होता क्या क्यों है, क्या आप जानना चाहेंगे कि ये इस प्रकार क्यों हो रहा है। चलिए इसके डीप में चलते हैं, इसकी गहराई पर उतरते हैं। किसी लेंस की अभिसारी व अपसारी क्रिया की व्याख्या करने के लिए यह माना जाता है कि वह लेंस कई प्रिज्मों के संयोग से बना है।
ठीक है। ये जब ये क्वालिटी जब हमें दर्शाना होता है, इसकी व्याख्या करना होता है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो लेंस है कई प्रिज्मों से मिलकर या कई प्रिज्मों के संयोग से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, दोनों चित्रों में यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कई सारे प्रिज्म हैं। ठीक है, कई सारे प्रिज्म हैं, कई सारे प्रिज्मों के संयोजन से मिलकर बना है। इस अवतल वाले में देखिए कई सारे प्रिज्मों के संयोजन से मिलकर ये बना है। यहाँ पे ऐसा इसको माना जाता है। ठीक है, जो एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे के संपर्क में, ये कई सारे प्रिज्म से मिलकर बना है और ये प्रिज्म एक दूसरे के संपर्क में। प्रिज्म की विशेषता होती है कि वह प्रकाश किरणों को आधार की ओर मोड़ देता है। प्रिज्म की क्या विशेषता होती है? तो प्रकाश किरणें जो आती है उसको आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है, प्रिज्म हमने देखे थे ना, प्रिज्म टॉपिक जब हम जब इसका डिस्कस किए, प्रिज्म आधार ये क्या करता है? किरणों को आधार की ओर मोड़ देता है, आधार की ओर। ठीक है, आधार की ओर ये मोड़ देता है। ये क्वालिटी इसमें होती है प्रिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक, यहाँ पे उत्तल लेंस की स्थिति में सभी प्रिज्मों के आधार, उत्तल लेंस की स्थिति में सभी प्रिज्मों के आधार उसके मुख्य अक्ष की ओर होते हैं। ठीक है, सभी प्रिज्मों का जो आधार है, इसका ये आधार है इसका। ठीक है, ये इसका आधार है, ये आधार क्या है? ये है आधार, ये है आधार। ठीक है, ये आधार मुख्य अक्ष की ओर होता है। ये मुख्य अक्ष ये वाला है। ठीक है, मुख्य अक्ष ये वाला है, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, लेंस में मुख्य अक्ष होता है, ये वाला होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे जो वक्रता केंद्र से जो जाने वाली रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में जब हम ये पढ़ेंगे, कौन सा जो उसके शब्दावली है, शब्दावली में आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये चीजें एक दूसरे से संबंधित होती है। आप किसी एक चीज को पढ़ लें तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए, आपको उसको कनेक्ट करके पढ़ना होता है। ठीक है, साइंस में हम इसी तरह से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम अभिसारी लेंस और अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया जो हम पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब मैं लेंस आपको पढ़ा रहा था तो ये शब्दावली आई, तो मैंने इस शब्दावली का आपको डिस्क्राइब किया। फिर यहाँ पे क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष को फिर कहाँ पे आके हम यहाँ पे समझेंगे, जब उसकी शब्दावली, जो लेंस के बाद हम शब्दावली पढ़ने वाले थे, वहां पे इसको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उत्तल लेंस की स्थिति में सभी प्रिज्म आधार उसके मुख्य अक्ष की ओर होते हैं, जबकि अवतल लेंस में सभी प्रिज्मों के आधार मुख्य अक्ष से दूर विपरीत होते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष से दूर विपरीत होते हैं। ये इनके आधार इधर हो जाएंगे। ठीक है, इस साइड हो जाएंगे, ये आधार इधर साइड हो जाएंगे, मुख्य अक्ष ये हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएंगे। अतः उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निकलने वाली किरणें मुख्य अक्ष की ओर मुड़कर एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित हुई, ये किरणें अपवर्तित हुई, ये किरणें अपवर्तित हुई, ये किरणें अपवर्तित हुई, तो यहाँ से प्रिज्म से निकलने वाली किरणें मुख्य अक्ष की ओर मुड़कर एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। ये बिंदु पर यहाँ पे फोकस हो गई। ठीक है, जबकि अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से दूर मुड़कर, ये मुख्य अक्ष से दूर मुड़कर, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये आई इससे दूर मुड़ गई, या इससे दूर, या इससे दूर हो गई, या इससे दूर हो गई। ठीक है, मुख्य अक्ष से दूर मुड़कर फैल जाती है, ये फैल गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गई? फैल गई। इस प्रकार उत्तल लेंस अभिसारी लेंस व अवतल लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, आगे आपको दोनों समझ में, अपसारी और अपसारी जो क्रिया है दोनों समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए अब हम जो हमारा रह गया था, क्या? ये लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली आप समझिए। ठीक है ना, ये शब्दावली हम देखते हैं। मुख्य अक्ष होता है इसमें, मुख्य अक्ष लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, कौन सी रेखा? लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये है ये। ठीक है, ये वाली जो रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस वृहद गोले के भाग होते हैं, लेंस के गोलीय पृष्ठ, यहाँ पे ये देखिए, ये गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, जिस वृहद गोले के भाग होते हैं उस केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये उत्तल वाले कंडीशन में ऐसे होगा और अवतल कंडीशन में ऐसा होगा। ठीक है, ये केंद्र जिनसे ये बने हैं, इसका केंद्र तो यहीं पे होगा, पहले इस वाले का भी और इस वाले का भी केंद्र यहीं पे होगा। तो इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है,
इन दोनों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, यानी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया। और यहाँ पे जिसका ये भाग होते हैं उसका जो केंद्र होता है वही लेंस का वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस बृहद गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, C से। ठीक है, वक्रता केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं? C से। और वक्रता केंद्र, दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये कहलाती है मुख्य अक्ष। ठीक है, अगला है प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष ये। ठीक है, ये मुख्य अक्ष यहाँ पे लेंस का मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलित सीधे निर्गत हो जाती है। ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण आई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ मुख्य अक्ष पे आई। ये लेंस है, लेंस के अंदर के मुख्य, और ये मुख्य अक्ष पे ऐसे बिंदु से गुजरी जहां से वो सीधी निकल गई। ठीक है, जहां से जब वो निकली तो वो वहां पे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई और सीधी निकल गई। ठीक है, सीधी निर्गत हो गई। इसको बोलेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र इसको बोलेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र, या ये बिंदु कहलाता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकी। ठीक है, लेंस के दोनों ओर मुख्य अक्ष पर दो विशेष बिंदु होते हैं। ठीक है, लेंस के दोनों ओर मुख्य अक्ष पर दो बिंदु होते हैं जिन्हें मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। ये है लेंस। ठीक है, ये लेंस यहाँ पे देखिए, ये लेंस है, ये लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के दोनों ओर, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये लीजिए, ये मान लीजिए कोई लेंस है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के दोनों ओर, ये दोनों ओर। ठीक है, मुख्य अक्ष के दोनों ओर विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें फोकस बिंदु कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जहां से लेंस पर आपतित होने वाली किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जहां से लेंस पर आपतित होने वाली किरणें, उत्तल लेंस की यहाँ पे बात हो रही है, अथवा जिसकी दिशा में आपतित होने वाली किरणें यदि अवतल लेंस की बात करें तो। ठीक है, या जिसकी दिशा में आपतित होने वाली किरणें यदि अवतल लेंस की बात करें तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए, ये मुख्य अक्ष है, इस वाले लेंस में देखिए, ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे ये अपवर्तित हुई, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, और ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, ये समांतर चली गई। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के ये समांतर चली गई। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रथम यहाँ पे जब समांतर चली गई तो प्रथम मुख्य फोकस यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? जिस बिंदु से आ रही है क्या कहलाएगा? प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, जो जिस बिंदु से आ रही है ये प्रकाश किरण है वो कहलाएगा प्रथम मुख्य फोकस। आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित होने वाली किरणें, लेंस पर ही आपतित हो रही किरणें, ये एक बिंदु है, यहाँ पे लेंस पर ही आपतित हो रही किरणें। उत्तल लेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे लेंस पर आपतित हो रही किरणें। और अथवा अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इस वाले बिंदु पे आती हुई प्रतीत हो रही है अवतल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अवतल को अभी छोड़िए, उत्तल पे फोकस कीजिए। अवतल का मैं इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, उत्तल वाली के कंडीशन में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बिंदु से प्रकाश किरण निकल रही है और अपवर्तन के पश्चात ये लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। तो ये वाला जो बिंदु रहेगा जहां से ये प्रकाश किरणें आ रही है, ये जो प्रकाश किरणें आ रही है उसको हम बोलेंगे प्रथम मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? प्रथम मुख्य फोकस। और यहाँ पे अवतल लेंस की बात करते हैं। अब करते हैं हम अवतल लेंस की बात। ठीक है, अवतल लेंस। और यहाँ पे अवतल लेंस में क्या होगा? जिसकी दिशा में आपतित होने वाली किरणें, अवतल लेंस में जिसकी दिशा में आपतित होने वाली किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यहाँ पे देखिए, जिसकी दिशा में आपतित हो रही है, ये देखिए जिसकी दिशा में आपतित हो रही है, यहाँ पे देखिए, ये है अवतल लेंस जिसकी दिशा में आपतित हो रही है। यहाँ पे ये मान लीजिए ये बिंदु है जिसकी दिशा में ये आपतित हो रही है। ठीक है, ये ऐसे, ये इस प्रकार ये आपतित हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? ये अपवर्तन के पश्चात
समांतर किसके चली जाती है, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, तो ये वाला जो बिंदु रहेगा, ठीक है, जिस वाले बिंदु की और आप ऐसा लग रहा है कि वो आ रही है, तो ये वाला बिंदु कहलाएगा अवतल लेंस में क्या कहलाएगा, प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। इसे F1 से दर्शाते हैं, F1 से हम दर्शाएंगे, ठीक है, F1। आगे चलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस की बात करते हैं, यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, फिर से बताता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, इस वाले लेंस में देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये किरणें आ रही है, ये किरणें आ रही है, ये किरणें आ रही है, ठीक है, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, ठीक है, मुख्य समांतर किरणें आपतित हो रही है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, ये अपवर्तन हो गया इसका, ये लेंस में गई, अपवर्तन, ये अपवर्तित हो गई, ये अपवर्तित हो गई, ये अपवर्तित हो गई, ये किरणें अपवर्तित हो गई, ये किरणें भी अपवर्तित हो गई, तो यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उत्तल लेंस में यहाँ पे, ठीक है, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम अवतल लेंस की बात करें तो जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो हमको ऐसा लगेगा, ये उत्तल लेंस में ऐसा लगेगा कि ये वाली आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, ये वाली जो बिंदु है आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, हम यहाँ पे बोलेंगे अवतल लेंस के लिए जो द्वितीय मुख्य फोकस है वो, ठीक है, अवतल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस है, ये सब वो, इसे हम F2 से दर्शाते हैं, F2 से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे दोनों समझ में, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है, आगे समझ में, द्वितीय मुख्य फोकस और प्रथम मुख्य फोकस। चलिए आगे चलते हैं हम, यदि नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और आसानी से इससे और यदि सरल भाषा में यदि आप चाहते हैं तो और बता दूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने ये बताया हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी यदि लगता है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसे अगले जब भी आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन क्लासेस रही मैं वहाँ पे इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, अतः उसकी दो फोकस दूरियां होती है। हमने दो मुख्य फोकस पढ़ ली, उसकी और उसकी दो फोकस दूरियां भी होगी, दो मुख्य फोकस है, दो फोकस दूरियां भी होगी। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम फोकस दूरी लेंस के प्रकाश केंद्र, ठीक है, लेंस का प्रकाश केंद्र ये है, मान लीजिए, ठीक है, लेंस का प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। प्रथम मुख्य फोकस यानी ये F1 है, ठीक है, F1, ये यहाँ पे F1 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस दूरी, ठीक है। और यहाँ पे द्वितीय फोकस दूरी किसे कहेंगे, लेंस के प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय फोकस है और यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी हम बोलेंगे द्वितीय फोकस दूरी, से हम F2 से दर्शाते हैं। यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो लेंस की दोनों फोकस दूरियां समान होती है, ठीक है। यदि दोनों ओर के माध्यम यदि समान हो, इधर का माध्यम और इधर का माध्यम, ठीक है, ये इधर का माध्यम यदि समान हो तो दोनों फोकस दूरियां समान होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस की द्वितीय फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। यदि ये पूछा है कि लेंस की फोकस दूरी प्रथम को बोलेंगे कि द्वितीय फोकस दूरी को बोलेंगे, तो हम बोलेंगे लेंस की द्वितीय फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है, जो सेकंड वैल्यू होती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, F, ठीक है, F से इसे दर्शाते हैं। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस से जब प्रतिबिंब बनते हैं उसके नियम हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। क्या होती है, लेंस के अक्ष के समांतर, लेंस के ये अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तित हुई, इसके बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है, ये जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तल और अवतल लेंस के कंडीशन में देख लेते हैं, ये नियम के संदर्भ में उत्तल लेंस में क्या होता है और अवतल लेंस में क्या होता है। उत्तल लेंस में
मुख्य फोकस के समांतर, और उत्तल लेंस में मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, ये अपवर्तित हुई, ठीक है, ये अपवर्तन के बाद वास्तविकता में फोकस से जाती है, ठीक है, वास्तविकता में फोकस से जाती है। ये किसमें? उत्तल लेंस की कंडीशन में। उत्तल लेंस की कंडीशन में जो प्रकाश किरण रहती है अपवर्तन के बाद वास्तविकता में फोकस से जाती है। अब यहाँ पे अवतल लेंस की यदि बात करें तो अवतल लेंस में मुख्य फोकस के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य फोकस के समांतर ये आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से जाती हुई केवल प्रतीत होती है, ठीक है, फोकस से जाती हुई केवल यहाँ पे प्रतीत होती है, सिर्फ प्रतीत हो रही है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में यदि आपको समझ में नहीं आया होगा ना इस वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे जो उसके नियम है, इसके जो नियम है वहां पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि नहीं आया होगा, यदि आ गया होगा तो आपका और वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आगे, लेंस के मुख्य फोकस से आने वाली किरणें, लेंस के मुख्य फोकस से आने वाली किरणें यह आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अलग अलग लेंसों के हिसाब से ये दोनों यहाँ पे दे दी गई है, दोनों लेंस के लिए ये नियम है, लेकिन हम उत्तल और अवतल के लिए अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, उत्तल लेंस में किरणें मुख्य फोकस से वास्तविकता में आती है। उत्तल लेंस में क्या होती है? मुख्य फोकस में वास्तविकता में आती है, मुख्य फोकस से वास्तविकता में आती है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अपवर्तित हुई, ये अपवर्तन हुआ इसका, ठीक है, अपवर्तित हुई किरण, अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये है मुख्य अक्ष, ठीक है, ये है मुख्य अक्ष, इसका ये समांतर हो गई, ठीक है। जबकि अवतल लेंस में बात करें तो अवतल लेंस में किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तथा लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आती हुई प्रतीत होती है और ये क्या क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, किसमें? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में ये कंडीशन होती है। तीसरा नियम है यहाँ पे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। जो अर्थात जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है उसका मार्ग अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित यानी कोई चेंज नहीं होता है, और वह सीधी निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखना, अपवर्तित नहीं, अपरिवर्तित। यहाँ पर देखिए अपवर्तित, ये शब्द में कंफ्यूजन मत रखना। अपवर्तित या अपवर्तित और अपरिवर्तित, यह है अपरिवर्तित, इसलिए मैं यहाँ पे बताया आपको, ठीक है, कि अपरिवर्तित मतलब कोई चीज नहीं होना, नहीं तो आप बोलेंगे अपरिवर्तित का मतलब तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे शब्दों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अपवर्तित और अपरिवर्तित, ठीक है, ये अलग अलग शब्द है, इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मार्ग अपरिवर्तित यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है और वह सीधी निकल जाती है, ठीक है। ये जो यहाँ से आई है उत्तल लेंस में और ये अवतल लेंस, दोनों कंडीशन में देखिए, ये प्रकाश किरण आई और यहाँ से सीधी निकल गई, ठीक है, प्रकाश केंद्र से सीधी निकल गई। प्रकाश केंद्र से यदि आएगी तो ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। यदि प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी ये किरण तो ये सीधी निकल जाएगी, यहाँ पे बताने का ये प्रयास किया गया है, ठीक है। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, अभी हमने क्या देखे? लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है, लेंस, दोनों लेंसों से प्रतिबिंब बनने के नियम हमने देख लिए। अब यहाँ पे जो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे उसको हम देखेंगे कि ये किस प्रकार बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, जब वस्तु या बिंब अनंत पर रखी हो, ठीक है, अनंत पर रखी हो, तब क्या कंडीशन होती है? जब वस्तु या बिंब अनंत पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली किरणें अनंत से आती है, वस्तु से चलने वाली किरणें ये अनंत से आती है, ठीक है, ये किरणें अनंत से आ रही है, अनंत से आती है तथा उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस पर मिलती है। उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद कहाँ पे मिलती है? लेंस के फोकस पे मिलती है, ये है फोकस, लेंस के फोकस पर मिलती है। अतः इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है, फोकस पर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा एक बिंदु साइज होता है, ठीक है, क्या बनता है? वास्तविक, उल्टा और एक बिंदु साइज होता है इस वाली कंडीशन में। कब? जब वस्तु या बिंब अनंत पर रखी हो, ठीक है, उत्तल लेंस के कंडीशन में। अगला देखते हैं अगली कंडीशन, जब वस्तु अनंत तथा 2f1, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक शब्दावली और है यहाँ पे, f1 और ये 2f1, ठीक है, और यहाँ पे होती है f2 और 2f2, ठीक है, ये होती है, ये बिंदु होते हैं मुख्य अक्ष पे, ये बिंदु होते हैं मुख्य अक्ष पे,
F1 के बाजू में रहेगा 2F1 और F2 के साथ में रहेगा यहाँ पे 2F2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन में जब वस्तु अनंत तथा 2F1 ये वाला है, बेटा है तो फिर से बता दूं, ये है 2F1, ये अनंत है, ये अनंत वाली कंडीशन है, ठीक है। जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के मध्य रखी हो, अनंत और 2F1 के इसके मध्य रखी हो, ठीक है, ये अनंत है और ये 2F1 इसके मध्य कहीं पे रखी है, ये मान लो ये वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है, वस्तु या बिंब यहाँ पे रखी है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के मध्य बनता है। ये F2 है और 2F2 के मध्य बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये किरणें गई, ये किरणें यहाँ से ये निकली, फिर ये गई अपवर्तित हो गई यहाँ से ये, ठीक है, फिर ये किरण यहाँ से गई प्रकाशिक केंद्र से गई, ये प्रकाशिक केंद्र से गई और यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी इस वाले पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, यदि कहाँ किस वाली कंडीशन में हो, यदि अनंत और 2F1 के बीच में हो, ठीक है, अनंत और 2F1 के बीच में रखी हो। जब वस्तु 2F पर स्थित हो, यहाँ पे देखिए 2F पर स्थित हो तो तब क्या बनेगा, जब वस्तु 2F1, ये यहाँ पे 2F, यहाँ पे 2F1 की स्थिति है, ठीक है, 2F1 पे स्थित हो, ठीक है, 2F1 पे स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। यह वास्तविक वस्तु के आकार तथा उल्टा बनता है। यदि 2F1 पे यहाँ पे कंडीशन रखी हो, यानी जो वस्तु है इस कंडीशन में हो कि 2F1 पे रखी हो, तो यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, 2F2 पे। 2F1 पे यदि रखी हो तो 2F2 पे बनेगा और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन होगी, ये गई किरणें, ये गई किरणें, ये प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल गई यहाँ से और यहाँ से ये अपवर्तित होकर ये फोकस से होती हुई आगे गई, ये एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी किस वाले पॉइंट पे, 2F2 पे। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, वस्तु के आकार का तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन होगी। अब चौथी कंडीशन हम देखते हैं, जब वस्तु या बिंब F व 2F के मध्य हो, ये वस्तु या बिंब F या F व यानी व F और 2F, यहाँ पे देखो इस वाली कंडीशन में देखिए F या 2F, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2F1 और F1, ठीक है, F1 और 2F1 इसके बीच में यहाँ बता रहा है, ठीक है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2F से दूर बनता है, ठीक है, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, यह लेंस की दूसरी तरफ 2F तथा अनंत के मध्य बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको, यदि ये F1 और 2F1 के मध्य रखा हो कोई वस्तु या कोई बिंब, तो यहाँ पे जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ ये बनेगा 2F, यहाँ पे यदि यहाँ पे देखिए ये किरण गई, ये प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकली, ठीक है, और ये अपवर्तित होकर यहाँ से फोकस से होकर होती हुई यहाँ निकली, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F से दूर, ये 2F है, 2F2, ठीक है, ये 2F2 है या 2F या 2F2 बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये 2F वाली कंडीशन में है, तो 2F वाली कंडीशन में ये 2F वाली कंडीशन में कहाँ बनेगा, 2F वाली जो स्थिति है, ये स्थिति है यहाँ से दूर बनेगा, ठीक है। यदि कहाँ पर रखा हो, F और 2F के मध्य, ये F और 2F के मध्य यहाँ पर रखा हो तो कहाँ पे बनेगा, 2F2, ठीक है। इस वाली कंडीशन में देखिए यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, 1 और ये 1, अब ठीक है, ये 1 और ये दूसरी तरफ है 2F, ठीक, ये अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। F1 है, F1 या 2F1 के बीच में रखी हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2F1, ये 2F1 से दूर 2F2 है, ये 2F2 दूसरी साइड का ये वाला है, ठीक है, ये 2F2 से दूर बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में ये होगा F1 2F1 और इस वाली कंडीशन में होगा 2F2, ठीक है, इससे दूर बनेगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ये लेंस के दूसरी तरफ 2F2 तथा अनंत के मध्य बनता है, अनंत नहीं अनंत है, ठीक है, ये अनंत वाली कंडीशन है, अनंत वाली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे ये चौथी स्थिति ये होगी, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं, चलिए आगे चलते हैं। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु F यानी फोकस पर स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यह वास्तविक उल्टा तथा साइज में वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। यदि फोकस में है वस्तु, कहाँ फोकस पर रखी हो उत्तल लेंस की कंडीशन में, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ठीक है। ये किरणें ये जा रही है,
ये कहाँ बनेगा, अनंत पे, अनंत पे बनेगा। ये वास्तविक, उल्टा तथा साइज में वस्तु से बड़ा होता है। छठवीं कंडीशन है यहाँ पे, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस F, प्रकाशिक केंद्र O और फोकस F के मध्य स्थित हो, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी हुई हो। यहाँ पे देखिए इस वाले कंडीशन में कहाँ कहाँ रख रहा है, ये प्रकाशिक केंद्र O है और ये क्या है, F, फोकस बिंदु F है, ठीक है। फोकस F इस किसके बीच यदि रखा है, इसके बीच यदि ये रखा है कोई वस्तु या कोई बिंब यहाँ पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसी तरफ, इस साइड, ये साइड रखा है, इस वाली साइड में रखा है, तो इस वाली साइड में ही बनेगा, ठीक है, इस वाली साइड में ही ये बनेगा। तो इस वाली साइड में बनेगा तो ये कैसा बनेगा, यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है, आभासी, सीधा तथा बड़ा ये बनेगा। और यह प्रतिबिंब वस्तु तथा अनंत के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु और तथा अनंत के मध्य, ये वस्तु है, वस्तु और अनंत के मध्य, ये वस्तु है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब वस्तु, ये वस्तु और ये है अनंत वाली कंडीशन, ठीक है, इसके मध्य बनेगा, ठीक है। आगे ये उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति हमने अभी तक पढ़े, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंडीशन यहाँ पे शॉर्ट में दी गई है, ठीक है। आप इस चार्ट को याद रख सकते हैं, अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका डायग्राम बना के अपने नोट कर लीजिए। आप यहाँ पे इसे देख लेंगे और इसे देखकर आप बहुत ही आसानी से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। वो मैंने डिस्क्राइब करके इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे यदि आपको समझाता तो यहाँ पे समझाने में बहुत ही दिक्कत होती, इसलिए मैंने आपको अलग अलग करके वहाँ पे बता दिया और यहाँ पे टेबल के फॉर्म पे यहाँ पे सबमिट कर दिया आपके सामने, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम देखेंगे, रेखा आरेख AB, ठीक है, ये यहाँ पे ये दिए गए हैं, जो कॉलम दिए गए हैं यहाँ पे देखिए। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, वस्तु की स्थिति यदि अनंत पे हो, ये अवतल लेंस है, वस्तु की स्थिति यदि अनंत पे हो, ये अनंत से आ रही है किरणें, ठीक है, ये अनंत से किरणें आ रही है, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी F1 पे, F1 पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F1 पे। प्रतिबिंब का जो आकार रहेगा अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधी, या फिर जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो होगा आभासी या सीधा बनेगा। ये किरण आ रहा है इसका, ये देख सकते हैं आप ये इस वाले चित्र में, ठीक है। ये अवतल लेंस है, यहाँ पे इस प्रकार से इसका सेटअप है, MN कोई अवतल लेंस है और यहाँ पे O प्रकाशिक केंद्र है और इसका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष में यहाँ पे F1 है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोकस F1 से होकर ये गुजरेगी, होकर यहाँ पे प्रतिच्छेद करिए एक दूसरे को ये किरणें और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब वहां बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के मध्य, अनंत और लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये O है, ठीक है, ये O है। इस वाली कंडीशन में देखिए, यहाँ पे देखिए ये ऐसा कुछ बोल रहा है, ये अनंत है, इधर अनंत है और ये प्रकाशिक केंद्र O, ये है प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है। इसके मध्य यदि बनेगा तो क्या कंडीशन क्या कंडीशन होगी, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। या फिर इसको हम बोल सकते हैं अनंत तथा F के मध्य, अनंत तथा F के मध्य भी हम इस कंडीशन को ले सकते हैं, F और अनंत के मध्य हो सकती है। या ये देखिए यहाँ पे ये कोई लाइन है, यहाँ से हम बोलेंगे ये है, ठीक है, ये है एंड पॉइंट, मान लीजिए एंड पॉइंट, हम इसको बोलेंगे या तो ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये इससे दूरी बता सकते हैं हम, या फिर इसके थोड़े पास वाले बिंदु से, ठीक है, इसके पास वाले बिंदु से दूरी हम बता सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही दूरी हम इस तरह के बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे दिया गया है कि फोकस के मध्य, अनंत से फोकस के मध्य, ठीक है, अनंत से फोकस के मध्य, या फिर अनंत से प्रकाशिक केंद्र O के मध्य, ये इस वाली कंडीशन में यहाँ पे दी गई, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर है, अनंत में है, तो यहाँ पे अनंत से लेके प्रकाशिक बिंदु या फिर F के मध्य यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य ये रहेगी, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, फोकस F1 ये है, F1 है, ये है, ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र O इसके बीच ही रहेगी, ठीक है। फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच ये प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी और ये प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा, ठीक है। इस प्रकार ये अवतल लेंस का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है ये हमने देख लिया।
अब यहाँ पे नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उत्तल और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में, ठीक है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा, जो अवतल दर्पण रहता है किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा, जबकि उत्तल जो दर्पण है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण क्या कर रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, वस्तु का आभासी और सीधा यहाँ पे बना रहा है, सीधा प्रतिबिंब यहाँ पे बना रहा है। इसके विपरीत हम बात करें तो अवतल लेंस किसी वस्तु का आभासी तथा सीधा, अवतल लेंस किसी वस्तु का आभासी तथा सीधा तथा उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखिए, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र का मतलब ये है कि लेंस के विभिन्न जो रहते हैं, जो शब्दावली है, यहाँ पे देखिए एफ, वी और यू, ठीक है। यहाँ पे यू बराबर होता है, यू बराबर क्या है, वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। एफ बराबर होता है फोकस की दूरी, और वी बराबर होता है यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी। तो यहाँ पे लेंस सूत्र फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। तो इसमें ये लेंस सूत्र सामान्य रूप से किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है ये लेंस सूत्र। लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे ये दर्पण के लिए हो जाता है, प्लस में है तो दर्पण के लिए हो जाएगा, और माइनस में है तो ये हो जाएगा लेंस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो ये हो जाएगा किसके लिए, लेंस के लिए। और दर्पण के लिए हम बात करें तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हो जाएगा दर्पण के लिए, ठीक है। लेंस की क्षमता हम देखते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, अभिसरण या अपसरण ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, फैलाने या एक बिंदु पे इकट्ठा करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे पी के द्वारा। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की जो क्षमता होती है किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, फोकस दूरी के। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी फोकस दूरी जितनी अधिक होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी, ठीक है। फोकस दूरी यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता, यहीं पे देखिए लेंस क्षमता यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होगी किसकी, फोकस दूरी की। ये कंडीशन यहाँ पे बता रहा है, तो ठीक है, फोकस दूरी की। तो यहाँ पे जितनी अधिक फोकस दूरी होगी उतनी कम यहाँ पे लेंस की क्षमता होगी। फोकस दूरी जितनी कम होगी उतनी अधिक यहाँ पे लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक से दर्शाते हैं, या फिर ये होती है ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन हमने दर्पण में भी देखा है, दर्पण में भी यही होता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। ये हमने उसका अनुपात को हमने देखा, तो वहाँ पे आवर्धन, यहाँ पे लेंस और दर्पण के लिए आवर्धन दोनों एक समान है, ठीक है। यदि वस्तु की ऊंचाई h तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, तब लेंस के आवर्धन को निम्न पर दर्शाया जा सकता है, h डैश अपॉन h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसको हम आवर्धन कहते हैं, इसके अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मानव नेत्र, ठीक है। मानव नेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। क्या है, मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। जो मानव नेत्र होता है हमें देखने योग्य बनाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आंखें बंद करके हम वस्तु को उनकी गंध स्वाद उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान तो सकते हैं। यहाँ पे हम किस किस से पहचान सकते हैं, उनके गंध से, स्वाद से
और ध्वनि से या फिर स्पर्श करके उनको हम कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव होता है। जब आंख हम बंद कर लेंगे तो हम किसी भी रंग को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, ये आंखों के लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आंखों संबंधी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समस्त जो ज्ञानेंद्रिय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, यहाँ पे है मानव नेत्र, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, मानव नेत्र रहता है वो हमें हमारे चारों ओर के संसार को देखने योग्य बनाता है। ये मानव नेत्र में इस प्रकार से ये सेटअप होता है। ये देखिए यहाँ पे है, ये पहला है स्वच्छ मंडल। ठीक है, ये स्वच्छ मंडल है। यहाँ पे फिर हम ये क्या परितारिका मिलेगी हमको। ठीक है, परितारिका। फिर ये है पुतली, नेत्रोद। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस, ये है, ये वाला है लेंस। और ये है पक्षमाभि पेशिया। और ये दृष्टिपटल। दृष्टिपटल इसको हम अंग्रेजी में रेटिना बोलते हैं। ठीक है, रेटिना। और ये है द्रक तंत्रिका और ये है काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रकार से ये होता है। देखते हैं हम इसके बारे में क्या क्या चीजें क्या होती है ह्यूमन आइज के बारे में। नेत्र लेंस, यह एक उभयोत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। उभयोत्तल यानी दोनों तरफ इसमें, इस वाली कंडीशन में दोनों तरफ इसमें उत्तल लेंस हो। ठीक है, मतलब इधर भी उत्तल इधर भी उत्तल। तो ये इस प्रकार जो 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 सेटअप होता है ये बनता है, इसको बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। ये देखिए इस वाले कंडीशन में ये है, ये इसको यहाँ पे यहाँ दर्शाया गया है, ये उभयोत्तल लेंस है। ठीक है, इसका म्यू क्या होता है, म्यू यानी अपवर्तनांक इसका होता है 1.437, इसका होता है 1.437, ये याद रखिए। रेटिना क्या है, रेटिना किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में रेटिना पर बनता है। ठीक है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंख में कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। रेटिना ये इस वाले बोलते हैं, इसको हम दृष्टिपटल बोलते हैं हिंदी में। तथा रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद हमको सीधा कैसे दिखता है, लेकिन हम जब लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम देखते तो हमको तो सीधा दिखता है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, आपको सीधा दिख रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको उल्टा उल्टा तो नहीं दिख रहा कि मेरा सर नीचे है पैर ऊपर है, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा ना। ये क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मस्तिष्क, हमारे जो मस्तिष्क है इसे सीधा देख सकता है। मस्तिष्क क्या कर सकता है, इसे सीधा देख सकता है। जो माइंड है हमारा, जो मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क माइंड मस्तिष्क, ठीक है, जो वो हमें सीधा देख सकते, ये इस चित्र को, जो भी चित्र रहता है उसको सीधा देख सकता है। यहाँ पर रेटिना पे तो बनता है क्या, उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन ये मस्तिष्क क्या कर सकता है, इसे सीधा देख सकता है। पीत बिंदु, पीत बिंदु यहाँ पे देखिए ये वाला है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, यह रेटिना का सबसे सुग्राही भाग होता है। इस पर बना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट होता है। सबसे ज्यादा स्पष्ट कहाँ पे बनता है, पीत बिंदु पे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही स्पष्ट होता है। अंध बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु हमने देख लिया। अंध बिंदु क्या होता है, इस बिंदु से प्रकाशिक तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है। ये जो अंध बिंदु है, यहाँ से प्रकाशिक जो तंत्रिकाएं रहती है वो मस्तिष्क पे जाती है, मस्तिष्क पे जाती है। यह बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं है, यह बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं है। ठीक है, पांचवा है सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियां। नेत्र लेंस सिलियरी पेशियों के बीच लटका रहते हैं। जो नेत्र लेंस है हमारा, ये लेंस है, किसके बीच लटका रहता है, सिलियरी पेशियों के बीच। ठीक है, ये सिलियरी पेशियों के बीच यहाँ पे लटका रहता है। नेत्र की दोनों वक्रता त्रिज्याओं को सिलियरी पेशियों पर दाब डालकर परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों वक्रता जो त्रिज्या हैं इसको हम सिलियरी पेशियों में दाब डाल के इससे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दाब डाल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं या परिवर्तित यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समंजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन कर दूर व नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन कर दूर व नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, और नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की समंजन क्षमता सीमित होती है, अतः वस्तु को नेत्र के अत्यधिक समीप लाने पर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, अतः वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। जो हमारा जो समंजन क्षमता रहती है हमारा नेत्र की, वो क्या रहती है, सीमित रहती है। ठीक है, ज्यादा पास की चीजें भी हम नहीं देख पाते और ज्यादा दूर की चीजें भी हम नहीं देख पाते। अतः यहाँ पे क्या, वस्तु के नेत्र अत्यधिक समीप लाने पर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है।
दृष्टिपरास, ठीक है, रेंज ऑफ विजन, ये क्या होता है? दूर बिंदु से लेकर निकट बिंदु तक की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। दूर बिंदु से लेकर निकट बिंदु तक की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। तथा नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी को स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेंगे किसको? जो निकट बिंदु रहता है, ठीक है, नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी को, जो स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। निकट बिंदु मतलब ये आंख है हमारी, ठीक है, एक मिनट आंख फिर से बनाता हूँ। ये मान लीजिए आंख है, ठीक है, आंख से यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, या फिर यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, तो ये हो जाएगा क्या? कौन सा बिंदु कहलाएगा? ये निकट बिंदु, निकट बिंदु, ठीक है, ये निकट बिंदु है। और यहाँ से ये कौन सा बिंदु? दूर बिंदु, ये दूर बिंदु जहां तक हम देख सकते हैं, ठीक है, ये दूर बिंदु। यहाँ पे जो निकट बिंदु है ये 25 सेंटीमीटर रहता है स्वस्थ आंख के लिए, ठीक है, जो स्वस्थ आंख रहती है उसके लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर रहता है। यानी 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर या उससे दूर रखी हुई वस्तु को हम अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम यदि हम पास में लाएंगे, 25 सेंटीमीटर की दूरी से थोड़ा और लाएंगे, 24 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, ठीक है, 23 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर यदि स्वच्छ आंख के सामने लाएंगे तो हम उसे अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसे सामान्यतः हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं, दृष्टिपरास को, ठीक है, डी से हम दर्शाते हैं। दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन कोण यानी विजुअल एंगल, किसी वस्तु के द्वारा मनुष्य की आंख पर बनाए गए कोण, किसी वस्तु के द्वारा मनुष्य की आंख पर बनाए गए कोण दर्शन को हम दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण जिस कोण से आंख द्वारा देखा जाता है वो कहलाती है दर्शन कोण। वास्तव में किसी वस्तु का आकार उस वस्तु के आंख द्वारा, फिर से रिपीट करता हूँ, वास्तव में किसी वस्तु का आकार उस वस्तु के द्वारा आंख पर, किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। वस्तु का आकार जो रहता है आंख पर बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। पास स्थित वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण दूर स्थित वस्तु के द्वारा बनाए गए कोण की तुलना में अधिक होता है। पास से यदि कोण बना रहा है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पे ये मानव नेत्र है, मानव नेत्र वाला कोई व्यक्ति है, या फिर ये मानव नेत्र है, तो यहाँ से ये वस्तु है, ठीक है, यहाँ से ये कोण बन रहा है, ये कोई वस्तु, यहाँ से ये कोण बन रहा है, तो इसको बोलेंगे दर्शन कोण। और यदि हम पास से देखेंगे तो ये कोण अधिक हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, ये कोण कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। और दूर से देखेंगे तो यही कोण कैसा हो जाएगा? छोटा। ये कोण क्या हो जाएगा? छोटा। ये कोण हो जाएगा छोटा, और ये कोण हो जाएगा बड़ा, ये फैल जाएगा, ठीक है। तो पास में यदि यहाँ यदि सॉरी चलिए मैं डिब गया, वो क्या कर सकता हूँ, ठीक है, फिर से बताया। तो यहाँ पे ये आंख है, ये कोई वस्तु है, वस्तु से यहाँ पे यदि ये कोण बन रहा है इस प्रकार से, ये सारी कंडीशन में क्या क्या कहना चाह रहा है? पास स्थित वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण दूर स्थित वस्तु के द्वारा बनाए गए कोण की तुलना में अधिक होता है। ये पास में जो कोण बनेगा वो अधिक होगा, लेकिन इसी की तुलना में यदि हम यहाँ दूर से देखेंगे, ठीक है, दूर से कोई दूसरी आंख या फिर वही आंख हम उसको दूर पर रख रहे हैं, तो ये कोण क्या हो जाएगा? छोटा। ये वाला कोण हो जाएगा क्या? ये वाला कोण हो जाएगा क्या? छोटा। ये कोण छोटा हो जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम देखते हैं मानव नेत्र के दोष तथा निवारण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव नेत्र के दोष तथा निवारण। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। जो हमारी समंजन क्षमता रहती है वो धीरे 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 जा सकती है, या फिर जो मानव नेत्र रहते हैं वो धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। नेत्र में जो होते हैं अपवर्तन दोष होते हैं, उसके कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, ठीक है, सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष है, पहला निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष, और ये है जरा दृष्टि दोष, ठीक है, यह जरा दृष्टि इसे बोलेंगे। निकट दृष्टि दोष इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, और दीर्घ दृष्टि दोष इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं पर्स बायोपिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिस बायोपिया, ठीक है, प्रिस बायोपिया।
इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। और समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। आगे समझ में, हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ रिवाइज के लिए मैंने आपको दिया क्योंकि यहाँ पे जो समंजन क्षमता का यहाँ पे जिक्र हुआ इसलिए, ठीक है। अब देखते हैं हम ये जो दोष है उनके बारे में, ठीक है। जो कौन से दोष है? अपवर्तन दोष है, ठीक है। मानव नेत्र के जो अपवर्तन दोष है उसके कारण ये जो इसके अन्य प्रकार है वो देख रहे हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, ये क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोषयुक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, पास में रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। निकट रखी वस्तु को तो देख पाता है लेकिन दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। यहाँ पे उल्टा हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये मत समझना कि निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें नहीं दिखती, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें दिखती है, निकट में पास की चीजें दिखती है, पास की चीजें हमको दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। निकट में पास की चीज दिखती है लेकिन दूर की दृष्टि दूर रखी वस्तु हमको नहीं दिखती। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास में आता है, ठीक है। दूर बिंदु हमने देखे थे ना, ये दूर बिंदु था और ये निकट बिंदु था, ठीक है। दूर बिंदु और निकट बिंदु हमने पढ़े थे। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु था 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर। और यहाँ पे जो दूर बिंदु है इस वाली कंडीशन में हम बोल रहे हैं, तो दूर बिंदु अनंत पे ना होकर नेत्र के पास में आता है। दूर बिंदु अनंत पे ना होकर नेत्र के थोड़े पास में आता है, ठीक है। ये बिंदु इधर खसक के इधर कहीं आ गया, नेत्र के पास में आ गया। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या कुछ मीटर दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। यहाँ पे देखिए इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इस वाली कंडीशन में ये देखिए, ये है निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र, ठीक है। यहाँ पर ये नेत्र वाली कंडीशन में यहाँ पे होना, ठीक है। ये इसका अनंत बिंदु इधर पे आ गया है और यहाँ से अनंत सॉरी दूर बिंदु है, अनंत से थोड़ा इधर आ गया है। यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, यहाँ पे ये रेटिना है, ठीक है। ये रेटिना यानी दृष्टि पटल इसको बोलेंगे। रेटिना पे ना बनकर थोड़ा उसके इधर बनता है, यहाँ बन रहा है ये वाली कंडीशन में। तो यहाँ से यहाँ पे बन रहा है किस वाली कंडीशन में? निकट दृष्टि दोष की कंडीशन में ये हो रहा है, दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है, इसके सामने बन रहा है, ठीक है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण इस दोष के जो उत्पन्न होने के क्या कारण है? इसके कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है, ये जो लेंस है, ठीक है, ये वाला जो लेंस है इसकी वक्रता का अधिक हो जाना। दूसरा कारण इसका नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक जो है उसका लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये यहाँ पे अवतल लेंस इसको लगाएंगे क्योंकि अवतल लेंस ये क्या करता है? चीजों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है, ठीक है। यहाँ पे इसके दूरी यहाँ पे मिल जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम जब अवतल लेंस लगाएंगे, ठीक है, ये वाला अवतल लेंस लगाएंगे तो ये किरणों को फैला देगा, यानी फैला के थोड़ा दूर बनाएगा, ठीक है। इसको हम साइड करके लगाते हैं, मतलब वहाँ पे इसकी पूरी सेटिंग होती है। तो यहाँ पे इसको फैला के इतना फैलवाया जाता है कि ये रेटिना पर ये प्रतिबिंब बनाए, ठीक है। जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बने। तो इसको हम जो निकट दृष्टि दोष है उसको हम किसके द्वारा ठीक करते हैं? अवतल लेंस के द्वारा, ये अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले चित्र में यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये पास में आ गया है, कौन सा? ये अंत बिंदु, ठीक है, अंत बिंदु पास में आ गया। तो यहाँ पे ये कंडीशन बनी, ये कंडीशन पहले देखिए यहाँ पे ये बनी, ये पहले बन गया। और यहाँ पे देखिए जब हम इसका उपचार कर रहे हैं, उपचार करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? अवतल लेंस लगाया। अवतल लेंस यहाँ पे क्या किया? इसको वापस जाके कहाँ पे इन्हें बनवा दिया? रेटिना पे, ये रेटिना पे इन्हें इसका चित्र बनवा दिया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? उपचार हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कैसे याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस हम यूज करेंगे और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस हम यूज करेंगे? ये देखिए NADU, नाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाडु। ये आप इससे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। N यानी निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे कौन सा लगेगा?
लेंस लगेगा अवतल, अवतल, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगेगा, अवतल। और यहाँ पे दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तल। नाडु, नाडु आप याद रखिए, नाडु, नाडु, जनरल नायडू, नायडू नहीं सिर्फ नाडु, ठीक है। वो एक साउथ की मूवी में जनरल नायडू रहता है, एक पता नहीं कौन सी मूवी थी, उससे याद आया। तो नायडू नहीं, ये नाडू है, ठीक है, नाडु, नाडु। तो यहाँ पे एन ए, तो एन से हो गया निकट, ए से हो जाएगा अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस को उपचार, अवतल लेंस को उपयोग में लेते हैं उपचार करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस को लेते हैं उपचार करने के लिए। या उत्तल लेंस की कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यानी दीर्घ दृष्टि दोष इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष हम पढ़ते हैं अब यहाँ पे, कुछ गलत बोल दिए, उत्तल लेंस, हाँ सही बोला, उत्तल लेंस की कंडीशन में कभी कभी जान फिसल जाती है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं बोला हूँ, चलिए ठीक है, कोई नहीं, होता है। अब एक घंटे लगातार बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत जवान फिसलना बनता है, थोड़ी बहुत हो ही जाती है, चलिए ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब हम दीर्घ दृष्टि दोष हम पढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष हम यहाँ पे देखते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता यानी फार साइडनेस भी कहते हैं, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे दूर लिखा है, तो दूर, दूर में ऐसा मत समझेंगे दूर दृष्टि दोष से तो दूर की नहीं देख सकता। दूर दृष्टि दोष से मतलब दूर की देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट वाली वस्तु को वो सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से यानी 25 सेंटीमीटर से दूर चले जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, जो निकट बिंदु रहता है, सामान्य निकट बिंदु जो स्वस्थ आंख के लिए रहता है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर रहता है, उससे मतलब उससे दूर हट जाता है, आगे चले जाते हैं, 26 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, या फिर इससे आगे चले जाता है। इस वाली कंडीशन में होता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी दूरी पर रखना पड़ता है। यदि आपकी आंख स्वस्थ है, ठीक है, आपकी आंख यदि स्वस्थ है, तो आप स्केल से आप वहां पर नापिए, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप किसी पाठन सामग्री को रखेंगे, पाठन सामग्री, या फिर आप ये मोबाइल में पीडीएफ पढ़ेंगे या स्क्रीन में पीडीएफ पढ़ेंगे, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, यदि आपकी स्वस्थ आंख है तो, यदि चश्मा ना लगा हुआ हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कारण क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष का कारण, या दीर्घ दृष्टि दोष का कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल के पीछे फोकसित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए, दृष्टि पटल के पीछे बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये वाले चित्र में देखिए, ये निकट बिंदु है, थोड़ा दूर हो गए, ये निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो गए, इस वाले कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के पीछे साइड, ये देखिए इस वाले कंडीशन में, ये पीछे रेटिना के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे रेटिना के पीछे ये बन रहा है ये प्रतिबिंब। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे देखते हैं, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। किस कारण बनता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दो कंडीशन कौन कौन सी पढ़े हमने, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष का उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। फिर से आप याद रख लो, NADU, नाडू, ठीक है। निकट से, एन से निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस लगाएंगे, उसमें दूर दृष्टि दोष में लगाएंगे उत्तल लेंस, ठीक है। ये उत्तल लेंस यहाँ पर लग गया, ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था आपको पिछली स्लाइड में, यहाँ पे ये लग गया उत्तल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस लगने के बाद क्या होगा, ये उत्तल लेंस लगा, उत्तल लेंस यहाँ पे लगा, तो उत्तल लेंस ये देखिए यहाँ पे इसका जो ये वाली जो कंडीशन बन रही है, ठीक है, ये उत्तल लेंस बना, तो ये रेटिना से पीछे ना बन के ये क्या कर रहा है, रेटिना पर ये प्रतिबिंब बना रहा है, रेटिना पर ये प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। ये उत्तल लेंस यहाँ पे लगा तब, ठीक है, आगे समझ में। तो ये इस प्रकार हम इसका जो प्रतिबिंब जो इसका उपचार है हम किससे करते हैं, उत्तल लेंस से करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष का। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इसका अगला टॉपिक है वो है जरा दृष्टि दोष है। इससे पहले एक चीज छूट गई यहाँ पे, उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ये
अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ पे देखते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टिता या फिर जरा दृष्टि दोष, ये तीसरा प्रकार है यहाँ पे। तो आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। आयु में जैसे वृद्धि होती है मानव नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टिता कहते हैं। ठीक है, क्या क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए, समंजन क्षमता घट जाती है और निकट बिंदु दूर हट जाता है और उन्हें पास की संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, इस दोष को जरा दृष्टिता या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यह पक्षावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल, यानी पक्षावी पेशी ये होती है पक्षावी पेशियां, इसके धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। जो क्रिस्टलीय लेंस है, ये वाला क्रिस्टलीय लेंस है, ये क्रिस्टलीय लेंस है, इसमें धीरे धीरे कमी आने के कारण ये उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन भी होती है कि दोनों हो सकते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष यहाँ पे हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंस, बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्यतः सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ठीक है, द्विफोकसी लेंस यहाँ पे अवतल और उत्तल दोनों लेंस यहाँ पे यूज किया जाता है। और ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, जो ऊपरी भाग रहता है अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है और निचला भाग उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। ठीक है, ये अवतल वाला क्या करेगा, दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है, और ये उत्तल वाला है, उत्तल लेंस क्या होता है, ये पास की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है या ये इसकी सहायता करता है। आजकल संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस आपने देखे होंगे, कॉन्टैक्ट लेंस जो ये यहाँ पे चश्मा ना होकर वो लेंस होता है, उसको आंखों पर लगाते हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंस है, और इसकी सहायता से दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। ठीक है, दृष्टि दोषों का संभव, यहाँ पे दृष्टि दोषों का जो संशोधन है संभव है। अगला है वर्णांधता दृष्टि दोष यानी कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति कुछ विशिष्ट रंगों जैसे लाल हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। यह दोष मनुष्य की आंखों में जन्मजात होता है तथा इसका कोई भी उपचार नहीं है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति सामान्य रूप से तो ठीक प्रकार से देख सकते हैं, किंतु रंगों में विभेद करना उनमें संभव नहीं हो पाता है। यह दोष 0.5% स्त्रियों में तथा 4% पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, ये मतलब ये रफ डेटा है, इसको एकदम फिक्स नहीं मानना, ये इस प्रकार से ये हो सकता है। ठीक है, एक बात बताइए, फेसबुक का कलर, फेसबुक का जो कलर है वो ब्लू क्यों है, ब्लू। ठीक है, फेसबुक का जो कलर है ब्लू क्यों, बताइए, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है, ये यहाँ पे कलर ब्राइटनेस से भी संबंधित है। ठीक है, कलर ब्राइटनेस से बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी फेसबुक चलाते होंगे, ये भी यदि नहीं भी चलाते होंगे तो ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये इसको देखते हैं क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में को एक साथ नहीं देख सकती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकती है। ठीक है, एक बार में एक ही चीज देखेगी, या तो ऊर्ध्वाधर देख लेगी या क्षैतिज रेखाओं को ही देख लेगी। कॉर्निया का पूर्णतः गोलाकार न होना, कॉर्निया होती है उसका कॉर्निया का पूर्णतः गोलाकार न होना इस दोष का मुख्य कारण है। ठीक है, इस दोष का ये मुख्य कारण है, और इस दोष के निवारण हेतु बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है दृष्टि वैषम्य में। ठीक है, किस कंडीशन में, जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा एक साथ नहीं देख सकता है कोई व्यक्ति या कोई नेत्र नहीं देख सकता है, तो इसमें इसके लिए हम बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं इसको ठीक करने के लिए। अगला है सॉरी, आज खांसी चल रही है पता नहीं क्यों।
हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी ये माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं। यह प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जाता है, नहीं बड़ा करके देखते हैं उसको। दूरदर्शी क्या होता है? टेलीस्कोप इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु को देखा जा सकता है, दूर स्थित वस्तु को देख सकते हैं या देखा जाता है। नेत्र की विभेदन क्षमता, ये क्या होती है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आइस। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आइस, दो समीपवर्ती वस्तुओं द्वारा नेत्र पर बनाए गए न्यूनतम कोण, दो समीपवर्ती वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए न्यूनतम कोण को जबकि वस्तुएं पृथक पृथक दिखाई दे, नेत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। नेत्र की विभेदन सीमा 1 मिनट या फिर 1/60 अंश होती है, ठीक है, 1 मिनट 1/60 अंश होती है, ठीक है, ये नेत्र की विभेदन सीमा। अगला है मानव नेत्र मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। मानव नेत्र जो है मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, पता भी हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं कि हमारा नेत्र मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं? अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्र दान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में को प्रकाश से भर सकते हैं, ठीक है। विकासशील देशों में लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है तथा उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है, ठीक है, अधिकांश की दृष्टि उसमें ठीक की जा सकती है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। इन 45 लाख व्यक्तियों में से 60% बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के हैं। अतः यदि हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो क्यों न से हम उन्हें अपने नेत्र देकर जाएं जिसके पास दृष्टि नहीं है। नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? यहाँ पर नेत्रदान करते समय नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है भी नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए। पास का जो नेत्र जो बैंक रहेगा वहाँ पे तुरंत सूचित करें ताकि वो 4 से 6 घंटे के अंदर में वो नेत्र निकाल लें। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, जलभीति यानी रेबीज, तीव्र लुकीमिया, एक्यूट लुकीमिया, धनुस्तंभ, हैजा, तानिका शोध या मस्तिष्क शोध से संक्रमित है या जिनकी इनके कारण मृत्यु हुई, नेत्रदान नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पे नेत्रदान नहीं कर सकते, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मापदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे न उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान व चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है, यानी जो ले रहा है और जो दे रहा है उनकी दोनों की पहचान यहाँ पे गुप्त रखते हैं। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 2 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है, ठीक है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 2 व्यक्तियों को दृष्टि दान कर सकता है। दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक नेत्र से हम कितना देख सकते हैं? एक नेत्र से हम 150 अंश तक का क्षेत्र देख सकते हैं। अब एक आंख बंद कीजिए और एक आंख से देखिए, एक आंख से हम इतना देख पा रहे हैं, ये 90, ठीक है, ये हमारा क्षैतिज रेखा मान लेते हैं और ये है 90, ठीक है, ये 90। तो हम यहाँ से थोड़ा सा 90 से यहाँ पे ऐसा जा रहा है कि 180 से थोड़ा कम, ठीक है, 150 तक देख पा रहे हैं, यानी 150 अंश तक हम देख पा रहे हैं इतना, ठीक है। जबकि दोनों नेत्र खुले हैं दोनों। अब दूसरा आंख खोल लीजिए, दूसरा आंख खोलेंगे तो हमको ये इधर का भी दिखने लगेगा, यानी जो बाकी का जो 30 अंश है वो भी दिखने लगेगा, यहाँ से ऐसा वाला, ठीक है, ये ऐसा वाला जो 30 अंश है ना वो भी दिखने लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या 2 अंक जो 2 नेत्र है वो यहाँ पे यूज में लेते हैं।
चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने में अनेक लाभ है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, ठीक है, दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो, जैसे 150 था तो 180 हो गया था। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 अंश होता है, जबकि दोनों नेत्र का लगभग 180 जाता है। वास्तव में किसी मध्य प्रकाशित वस्तु के यहाँ पे क्या है, संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचक से बढ़ जाती है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं। शिकार करने वाले जो जंतु रहते हैं उनके नेत्र प्रायः क्या होते हैं, उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, अधिकतम क्षेत्र उन्हें प्राप्त हो सके देखने के लिए। इसलिए वो क्या होता है, विपरीत दिशाओं में होता है उनके सिर के। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, दृष्टि क्षेत्र 180 रहता है, लेकिन जो दूसरे जानवर जिनके नेत्र विपरीत दिशाओं में होते हैं उनकी तुलना में हमारा दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। परंतु हम त्रिविमीय चक्षुकी का लाभ मिल जाता है। परंतु हमें क्या होता है, त्रिविमीय चक्षुकी का लाभ मिल जाता है। त्रिविमीय मतलब 3D वाला, ठीक है, 3D 3 डायमेंशन में। यहाँ पे देखिए इस वाले चश्मे की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे या फिर आपके पास कोई वस्तु है तो उसको ले लीजिए, एक आंख आप बंद कीजिए, एक आप बंद कीजिए इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा रखिए इसे, सीधे से थोड़ा सा टेढ़ा रखिए, ठीक है, इसको, है ना। तो एक आंख बंद कीजिए, तो एक आंख बंद करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमको दो दिशा दिखेगी, एक दिशा ये दिख रही है और एक ये दिख रही है, यानी दो दिशा हमें दिख रही थी, लंबाई और चौड़ाई इसकी दिख रही है, ठीक है, दो दिशा दिख रही, ये और ये दिख रही है, ठीक है। अब यदि हम इसको ये वाली आंख भी खोलेंगे, दूसरी आंख भी खोल रहे हैं, तो हमको क्या क्या दिखने लगी, इसकी ये वाली दिशा दिखने लगी हमको, ठीक है। अभी हमको क्या दिख रही, ये दिख रही थी और ये दिख रही थी, ठीक है, ये दिख रही थी और ये दिख रही थी, इस वाले संदेश में लीजिए, ये और ये दिख रही थी। अब हमको क्या, इस वाली ये वाली आंख खोले तो हमको इस वाली साइड, ये वाली साइड दिखने लगी, इसके अपोजिट वाली साइड। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम 3D में यानी 3D में हम हमारी आंख द्वारा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये जो 3 डायमेंशन जो चीजें है उसका हम आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार दृष्टि तो कम हो जाता है परंतु हमारा त्रिविम चक्षु का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविमीय लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तु में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी, क्योंकि नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्करण हो जाता है। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी बिंदु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देख सकता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है एक आंख बंद करके। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। हमारा जो मस्तिष्क रहता है दोनों प्रतिबिंब का संयोजन करके एक बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता सकते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितने पास है या दूर है, ठीक है। इसलिए हमारे जो नेत्र है, ये प्रश्न है, दृष्टि के लिए हमारे नेत्र दो क्यों हैं, एक क्यों नहीं, इसका ये जवाब हमको इस वाली स्लाइड में मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आखिरी में बचे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है जो हम जैसे बोलते हैं ना कि शॉर्ट में जो रहते हैं, ठीक है, इतना सारा पड़ा, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तु को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र के बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन या अल्पतम दूरी कहते हैं। समान दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। मैं यहाँ पे जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिकॉल हो जाए इसलिए, ठीक है। दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष है निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और यहाँ पे है जरा दृष्टि, ठीक है, जरा दूर दृष्टिता, ठीक है, जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टिता यहाँ पे दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बनता है, को उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और दूर दृष्टिता पास रखी वस्तु के प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनते हैं, को उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आप ये याद रखिए, NADU नाडू निकट दृष्टि दोष में अवतल का उपयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष को उपचारित करने के लिए हम करेंगे उत्तल का।
वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में जो विभाजन होता है वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ये आप इसको ना भी पढ़े तो चलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था। तो हम एक बार और देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़े। बहुत सारी चीज़ें हो गई, आज 1 घंटे से के ज़्यादा लेक्चर हो सकता है। लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और इसके 3 प्रकार हमने देखे। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, और यहाँ पे लेंस से बनने के नियम, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, और यहाँ पे अभिसारी और अपसारी क्रियाएं, लेंस सूत्र, लेंस की क्षमता, आवर्धन, मानव नेत्र, और इसके बाद हम मानव नेत्र के दोष, उनके निवारण ये पढ़ें, और दृष्टि वैषम्य वगैरह, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, और यहाँ पे मानव नेत्र के पश्चात जो जीवित हम मानव नेत्र मृत्यु के पश्चात जीवित रह सकते हैं, इससे संबंधित जो कंडीशन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़े, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स में ये बताया गया है। और यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों की है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले जो कंटेंट है उनमें और सुधार कर सकें, ठीक है। यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आप इस लेक्चर से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। Thanks for listening and also thanks for watching. यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा MPPSC और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं MPPSC और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो MCQ वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने MCQ का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ PDF और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ MPPSC T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे? प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स, और PDF नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे MPSI का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए MP पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।